संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। सत्व रजस तमस, वेयर आर यू स्टैंडिंग, वी हैव टू फाइंड आउट। उससे पहले एक और बात समझो, इसके साथ पहले पहले क्यों, ये कौन है, ये कौन है, माई सेल्फ। माई सेल्फ और उसके ऊपर 5 लेयर्स। ये जो पहली सबसे बड़ी लेयर है ये फिजिकल शीथ है या फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी, क्योंकि अन्नमयी कोश सबसे ऊपर जो तुम्हें दिख रही है, तुम्हारी फिजिकल बॉडी सबसे ऊपर वही दिख रही है। फिजिकल बॉडी यानी तुम्हारे सारे सेंस ऑर्गन्स, तुम्हारे ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस, परसेप्शंस, तुम्हारी किडनी, लंग्स, भले ही ऊपर ऊपर नहीं दिख रहे लेकिन थोड़ा स्क्रैच करो तुम्हें अंदर सब नजर आ जाएगा। हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्रेन, एवरीथिंग, whatever could be physical in your body is physical body, अन्नमयी कोश, फिजिकल शीथ। उसके बाद दूसरी आती है वाइटल एयर, प्राणमयी कोश। प्राणमयी कोश यानी तुम्हारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, एनर्जी चैनल्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नर्व सेल्स, नो नॉट दैट। मैं कुछ एनर्जी चैनल्स की बात कर रही हूँ जो हम लोग स्वराज क्रिया में यूज करते हैं। दे आर इनविजिबल। अगर वो विजिबल होती तो उसको हमें कहाँ डालना पड़ता। 100 बिलियन से भी ज्यादा तुम्हारे अंदर नर्व सेल्स हैं, ऐसा साइंस कहती है। अभी तो एक खोज में मैं पढ़ रही थी तो 1 ट्रिलियन लिखा था, और एक सर्वे में पढ़ रही थी उसके अंदर 85 to 100 बिलियन नर्व सेल्स है, ऐसा कहती है। तो नर्व सेल्स को तो तुम काटोगे तो तुम्हें नजर आ जाएगी, यहाँ ब्रेन का ऑपरेशन करोगे या कहीं से भी काटोगे सेल्स नजर आ जाएंगे, वो न्यूरॉन्स नजर आ जाएंगे। बट व्हाट कुड बी सीन इज व्हाट, जो कुछ भी देखा जा सकता है वो क्या है, अन्नमयी कोश, फिजिकल बॉडी। उसके बाद जो एक आती है एनर्जी बॉडी, जो पूरी प्राण वायु को इधर से उधर, उधर से इधर घुमा रही है। 5 प्रकार के जो प्राण होते हैं, प्राण कौन कौन से, उदान और सुपान और 4-5 होते हैं, व्यान, उदान, कौन, समान, अपान। ये 5 प्रकार के एयर को किस तरह से चैनलाइज कर रही है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके कारण द ह्यूमन इज परफॉर्मिंग परफेक्टली वेल। हमारा जो ह्यूमन बीइंग चल रहा है वो किस कारण चल रहा है, सम करंट इज गोइंग थ्रू इट एंड दैट करंट इज वाइटल एयर बॉडी, वाइटल एयर शीथ। उसके बाद तीसरा आता है मेंटल बॉडी। शीथ लिखूं, बॉडी लिखूं, तुम्हें जो समझना है तुम समझ लेना, लेयर है बेसिकली ये, यानी ये मनोमयी कोश। मनोमयी कोश में क्या आएगा, मन के विचार, मन की प्रतिक्रियाएं, मन के मूड्स, डिजायर्स, जितनी भी बातें हम मेंटल बॉडी के अंदर करते हैं वो सारी यहीं आएगी। उसमें यूं यूं समझाया था, इसमें यूं यूं समझा रहे हैं, गोल गोल कर रहे हैं, बाकी बात वही है। शीट्स को समझा रहे हैं आज हम, बॉडीज को, कि सत्व रजस तमस काम कहाँ करते हैं वो समझाना है। तीसरा है मेंटल शीथ, यानी मन के विचार, थॉट्स, प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस, डिजायर्स, मूड्स, ये जितना कुछ भी है दे आर स्टोर्ड इन व्हाट प्लेस, मेंटल बॉडी, मेंटल शीथ। उसके बाद नेक्स्ट कम्स इंटेलेक्चुअल शीथ, यानी विज्ञानमयी कोश। मैं दोनों शब्द दे रही हूँ, हिंदी इंग्लिश, ताकि तुम्हें जो समझ में आए वहां से चालू करो। इंटेलेक्चुअल शीथ के पास क्या है, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, सही और गलत के बीच में चुनाव करना, और नित्य अनित्य के बीच में, टेम्पररी एंड परमानेंट के बीच में चूज करना, और सही और गलत, राइट एंड रॉन्ग के बीच में चूज करना। ये दोनों काम किसके हैं, इंटेलेक्चुअल शीथ। उसके बाद आती है ब्लिस बॉडी, ब्लिस शीथ, आनंदमयी कोश,
आनंदमयी कोश। नाम से कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ी कंफ्यूजन है यहाँ। और ये हर जिसने भी इस बात को अच्छे से नहीं समझा ना, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा कि आनंदमयी कोश ही आत्मा है। नो, ये आत्मा नहीं, ये कोश, इट्स अ बॉडी। जब हम उसे बॉडी कह रहे हैं तो आत्मा कैसे कह सकते हैं? लेकिन आनंदमयी कोश में क्या स्टोर क्या किया हुआ है? जिस जिस चीजों से तुमने माना है, तुमने इक्वेशन सेट कर रही है, दिस इज राइट, दिस गिव्स मी जॉय, दिस गिव्स मी हैप्पीनेस, वो सारी इक्वेशन स्टोर होती है आनंदमयी कोश में। व्हाट इज ब्लिस शीथ? अ बिग कंफ्यूजन इज गोइंग ऑन, क्योंकि मैं जब इस बारे में अभ्यास कर रही थी, मैंने कम से कम 10 अलग अलग पुस्तकों में से अभ्यास किया, व्हाट इज ब्लिस शीथ। कहीं कोई कह रहा है ब्लिस शीथ में ही आनंद है, ब्लिस शीथ तक पहुंचते हैं तो व्यक्ति आनंदित हो जाता है, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। देन आई अंडरवेंट द इनर जर्नी कि ये है क्या, एंड आई अंडरस्टूड कि ब्लिस शीथ जो है वो ये है जहां जहां तुमने जॉय की इक्वेशन सेट कर रखी है। झूठ बोला ना, ठीक है, बच गए ना, ओके, झूठ बोलना राइट है मेरे लिए, ये सेट कहाँ हो गई। और जैसे जैसे हम अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे बात सूक्ष्म हो रही है और ज़्यादा व्यापक है, हाँ कि नहीं? जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, फिजिकल बॉडी से ज़्यादा सूक्ष्म कौन सा है? प्राणमयी कोश। लेकिन जितना सूक्ष्म है उतना ज़्यादा एक्सपैंडेड भी है, व्यापक भी है। उससे ज़्यादा सूक्ष्म कौन है? मनोमयी कोश। उससे ज़्यादा सूक्ष्म कौन है? विज्ञानमयी कोश। और उससे ज़्यादा सूक्ष्म कौन है? अब तुम्हारे आनंदमयी कोश में तुमने इक्वेशंस डाल दी कि दारू पी के मजा आ गया। ये जो तुमने इक्वेशन डाली कहाँ घुसी सीधी? अब नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जो जितना व्यापक है, जिसका फैलावा जितना ज्यादा है, जितना घिराव ज्यादा है, वो क्या करेगा? तुमको उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, हाँ कि नहीं? जिसका फैलाव जितना ज्यादा है, हर जगह ऐड लगी हो आईफोन आईफोन आईफोन, तो वो तुम्हें इंसिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? इसी तरह हर जगह तुमने यहाँ अपनी ब्लिस शीथ के अंदर ये डाल के रखी है इक्वेशन कि बाहर जाकर, मॉल में जाके मजा आता है, पब में जाके मजा आता है, डिस्को में जाके मजा आता है। जहां जहां तुमने मजे की इक्वेशन सेट करी, तुमने झूठ बोला, तुम बच गए, किसी ने तुम्हें डांटा नहीं, मजा आ गया, हाँ मैं बच गई, मुझे किसी ने डांटा नहीं। अब ये तुम्हारी झूठ की इक्वेशन कहाँ सेट हो गई? तुमने चोरी की और किसी को पकड़ में नहीं आए तुम, और चोरी के पैसों से तुमने मजा किया, जलसा किया, और तुम पकड़ में नहीं आए, तुम्हें लगा चोरी करना ठीक है, इट वॉज गुड। ये सारी इक्वेशंस तुम्हारी कहाँ सेट हो रही है? आनंदमयी कोश में, ब्लिस शीथ में। यहां तक बात समझ में आ रही है? इसी फिजिकल बॉडी को ग्रॉस बॉडी कहते हैं, स्थूल शरीर, इन तीनों को मिलाकर सटल बॉडी कहते हैं, यानी सूक्ष्म शरीर, और इस ब्लिस शीथ को कहते हैं कॉजल बॉडी, कारण शरीर। यानी तुम्हारे जन्म जन्म में भटकने का कारण कौन है? तुम्हारा ये कॉजल बॉडी, कारण शरीर। जैनों में इसी को कार्मण शरीर कहा है। चूंकि हम भगवत गीता पर है इसलिए हम ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। कारण शरीर जो है वही बेसिकली कार्मण शरीर है। सारे तुम्हारे कर्मों के एक्यूमुलेशंस यहाँ इस कारण शरीर में पड़े हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है? वेरी क्लियर। 5 शीथ्स हैं, फिजिकल बॉडी, वाइटल एयर बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल शीथ एंड फाइनली ब्लिस शीथ। सबसे इंपॉर्टेंट अब इसमें से कौन सी हो गई? क्योंकि तुम्हारे जीवन का हर कार्य प्रेरित किससे है? तुमने जहां आनंद मान लिया, अब तुमने यूथ रिट्रीट में आनंद माना तो ठीक है, वो भी जाके स्टोर हो गया यहाँ। लेकिन एक बार स्टोर होने से काम होगा क्या? क्योंकि उस पर कितने सारे और स्टोरेजेस हैं। बार बार जब तुम यहाँ का आनंद लोगे तो तुम्हारी वो इक्वेशन जो यहाँ पर बनी है वो हावी होगी कि मज़ा तो यहाँ समागम में आता है, यहाँ पे प्योरिटी की फीलिंग है, जॉयफुलनेस की फीलिंग है। ये सारा तुम्हारे जितनी इक्वेशंस हैं, इट इज़ बीइंग स्टोर्ड हियर। जब इंसान मरता है तो अपना फिजिकल बॉडी लेकर जाता है। वाइटल एयर बॉडी 72,000 अदृश्य नाड़ियों को लेकर जाता है? नहीं। मेंटल शीथ? नहीं। इंटेलेक्चुअल शीथ? ओनली कॉजल बॉडी गोस। तुम्हारा कारण शरीर जाता है और वो कारण शरीर में जो जो कुछ भी डेटा स्टोर्ड है उसमें से वो वापस फिजिकल बॉडी बना लेता है, मेंटल शीथ बना लेता है, इंटेलेक्चुअल शीथ बना लेता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? प्रकृति के अंदर
3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। प्रकृति का नियम है कि जहां एक आया वहीं दूसरे को आना पड़ेगा। द्वैत जगत है, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी। जो गॉड है वही एक है, वहां पे दिख रहा है ना उसमें चार्ट में। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़े हर एक में से 2-2 निकल के आएंगे। द्वैत का जगत, 2 या 2 से ज्यादा। प्रकृति का नियम है कि जहां संसार बना, जगत की रचना हुई, वहां 2 हैज टू बी देयर, 2 और मोर देन 2। दिन है तो रात भी है, ठीक है, संध्या भी है, लेकिन हमें अभी किससे मतलब है? दिन है तो दिन का अपोजिट है। खुशी है तो खुशी का अपोजिट है गम है। अनुकूलता है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास प्रतिकूलता भी है। शुभ है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास, सही है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास गलत। सारे पाप है तो उसके अगेंस्ट भी हमारे पास पुण्य है। जहां भी प्रकृति में तुम एक शब्द इंट्रोड्यूस करोगे ना, सेकंड हैज टू कम। डू यू एग्री और नॉट? क्योंकि ये द्वैत का नियम है, इट्स अ लॉ ऑफ ड्युअलिटी। ओनली गॉड एग्जिस्ट इन सिंगुलैरिटी। केवल ईश्वर है जो अकेले में विचरते हैं, सिंगुलैरिटी मतलब उसके अंदर सब कुछ है। लेकिन जहां प्रकृति आएगी, द्वैत जगत के नियम, द लॉ ऑफ ड्युअलिटी, माया के जो नियम थे हमने किए थे, वो नियम यहां पर इंपोज हो जाएंगे। तो जहां गुण आए, गुण के साथ ही दूसरा कौन आएगा? अवगुण, यानी तुम्हारी भाषा में अवगुण, शास्त्र की भाषा में दोष। जहां गुण आए, तुम्हारी भाषा में तुम गुण का अपोजिट ले लोगे अवगुण, लेकिन शास्त्रीय भाषा में इसी को बोलते हैं दोष। तो जहां गुण हमारे पास आए, कौन से? सत्व, रजस, तमस, उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए सामने 3 दोष आ गए, वात, पित्त और कफ। यहां तक बात समझ में आ रही है? इट्स अ वंडरफुल लर्निंग। अब ये वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष किसको इफेक्ट करते हैं? वात, पित्त, कफ। वीपी के लिखूं, समझ में आ जाएगा। वात, पित्त और कफ किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? केवल फिजिकल बॉडी को। और सत्व, रजस और तमस किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल शीथ, सटल बॉडी। वाइटल एयर में भी इतना नहीं है, सटल बॉडी के इन 2 पार्ट्स में है। और वात, पित्त, कफ का कहाँ है? वात, पित्त और कफ ये हमारी आध्यात्मिक जर्नी में ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते, बिकॉज इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। लेकिन सत्व, रजस और तमस ये एक वर्टिकल अप्रोच है, नीचे से ऊपर। ऊपर सत्व है, रजस है, तमस है। वात, पित्त, कफ ऐसे होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कोई साधु है, कोई साधु यानी सात्विक व्यक्ति वात वाला भी हो सकता है, पित्त वाला भी हो सकता है, कफ वाला भी हो सकता है। और कोई गुंडा है, कोई मवाली है, कोई चोर है, उचक्का है, आतंकवादी है, वो भी वात, पित्त या कफ, कुछ भी क्वालिटी हो सकती है। तामसिक व्यक्ति भी वात, पित्त, कफ में से कुछ भी हो सकता है, और राजसिक व्यक्ति भी वात, पित्त और कफ में से कुछ भी हो सकता है। जो एंटायर जर्नी करनी है, ऑल्दो थोड़ी कंड्यूसिविटी आ जाती है, थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन यात्रा हमें किस में करनी है? सत्व, रजस और तमस के अंदर। हम आयुर्वेदा के माध्यम से वात, पित्त, कफ को बैलेंस करते हैं। द नीड ऑफ आयुर्वेदा है कि नहीं? वात, पित्त और कफ को आयुर्वेदा के माध्यम से हम बैलेंस करते हैं, बट थ्रू योगा। एंड योगा मतलब नॉट आसन बेस्ड योगा, स्पिरिचुअल स्टडीज एंड एवरीथिंग। थ्रू हम आध्यात्मिक क्रियाओं के माध्यम से सत्व, रजस और तमस को बैलेंस करते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस किस पर है? मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल शीथ पर है। और ये इससे ज़्यादा व्यापक है कि नहीं है? इससे भी ज़्यादा व्यापक ब्लिस शीथ है। लेकिन फिजिकल बॉडी से ज़्यादा व्यापक इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है हमें? मेंटल बॉडी। एंड हमारे मूड्स होंगे वैसे हमारे डिसीजन होंगे, और हमारे जैसे डिसीजंस होंगे वैसा हमारा, हाँ कि नहीं? हमें जो कार्य करना है वो बेसिकली सत्व, रजस और तमस को कैसे तमस में से रजस में आए, रजस में से सत्व में आए, उसके ऊपर करना है। और काम करना क्या है? फिजिकल बॉडी में काम करना है, वाइटल एयर बॉडी में काम करना है, मेंटल शीथ पे काम करना है, इंटेलेक्चुअल शीथ पे काम करना है, ब्लिस शीथ पे काम करना है। मैक्सिमम काम किस पे करना है? ब्लिस शीथ के ऊपर। और ब्लिस शीथ बेसिकली तुम उस पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लिस शीथ क्या है? इट इज़ अ रिजल्ट।
रिजल्ट, यानी काम कहाँ करना है तुम्हें, मेंटल और इंटेलेक्चुअल। मेंटल और इंटेलेक्चुअल शीथ के ऊपर हमें काम क्या करना है, कैसे करना है। ब्लिस शीथ जो है उसके बाद भी कुछ है, सोल, आई। ब्लिस शीथ के बाद है आई, सेल्फ, सोल। सेल्फ की शॉर्टेस्ट डेफिनेशन सत, चित, आनंद, यानी एटर्नल कॉन्शियस ब्लिस। यहां से समझ में आता है कि इसका नाम ब्लिस शीथ क्यों रखा गया। ब्लिस, एटर्नल कॉन्शियस ब्लिस। जब तुम्हारी ब्लिस शीथ की इक्वेशंस, ध्यान से सुनना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडे सत्संग। जब तुम्हारी ब्लिस शीथ यानी आनंदमयी कोश जो है उसकी इक्वेशंस इस आई की इक्वेशंस के साथ मैच हो जाएगी, यानी इन द वर्ल्ड ऑफ टेम्पररी यू आर चूजिंग एटर्नल, इन द वर्ल्ड ऑफ कंपल्सिवनेस यू आर चूजिंग कॉन्शियसनेस। जब ये दो चीजें तुम्हारी टैली हो जाएगी, ब्लिस शीथ और आई दोनों सेम हो जाएंगे, दैट इज अ वे टू योर लिबरेशन। व्हाट इज द वे टू लिबरेशन? क्योंकि कारण कौन है परिभ्रमण में भटकाने का? कॉजल बॉडी, ब्लिस शीथ। कौन हमें परिभ्रमण में भटका रहा है? हमारी वासनाएं, इच्छाएं। वासनाएं, इच्छाएं मतलब क्या? आनंदमयी कोश। हम किसकी इच्छा करेंगे? जिसके साथ हमने सुख माना है, isn't it? मैं अगर सुख मान लूं, एक जन्म वहां नायग्रा फॉल्स पर हो जाए, तो ये वासना मेरे को भटकाएगी, नायग्रा फॉल्स पर जन्म देगी। लेकिन जब इस ब्लिस शीथ की डेफिनेशन, इस ब्लिस शीथ के अंदर जितनी भी इक्वेशंस हैं वो कैसी हो जाएं? दे आर चूजिंग एटर्नल, यानी शाश्वत को चूज कर रही है। और शाश्वत को चूज करने से पहले किसे चूज करना होगा? शुभ को। इसलिए इट्स अ जर्नी। इंटेलेक्चुअल शीथ के दो काम है ना, एक क्या है? अशुभ और शुभ में से चुनाव करना, और दूसरा क्या है? टेम्पररी और परमानेंट में से चुनना। सीधा तुम टेम्पररी और परमानेंट में से नहीं चुन पाओगे, इसलिए तुम्हें कहा पहले राइट और रॉन्ग में चॉइसेस लाओ, उसके बाद नेक्स्ट चॉइसेस आएगी तुम्हारी परमानेंट एंड टेम्पररी के बीच में। उसमें जब तुम जीवन की किसी भी संयोग में, किसी भी परिस्थिति में जब तुम एटर्नल को चूज करते हो, दर्पण याद है थोड़ा थोड़ा, उस दर्पण में अलग अलग रिफ्लेक्शंस होंगे। रिफ्लेक्शन जब किसी मिरर में होता है तो मिरर के अंदर घुस जाता है वो। उस टाइम भी मिरर क्या रहता है? मिरर। इस मिरर को रिफ्लेक्शंस के टाइम पर भी मिरर क्या है? एटर्नल है। और रिफ्लेक्शंस क्या है? आती जाती, टेम्पररी। हर आते जाते विचार के समय भी वो विचार किस में झलक रहे हैं? दैट इज मी, दैट इज सेल्फ। उस सेल्फ के होने के कारण ही ये सब कुछ नजर में आ रहा है। जब ये थॉट पैटर्न तुम्हारा एकदम एनरिच हो जाएगा, यू बिकम अवेयर अबाउट योर एटर्नल नेचर। प्रतिक्रियाएं हो रही है, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन कहाँ आ रहा है गुस्सा? क्रोध कहाँ आएगा? मन में। बुद्धि को क्रोध नहीं आता। बुद्धि चूज करती है कि ये गलत है, ये सही है, इसलिए मन क्रोध करता है। मन को ये क्रोध आ रहा है, लेकिन उस समय भी हम जान पाए ये केवल क्रोध की एक रिफ्लेक्शन है। ये किस में हो रही है? उस मिरर में, आई में। और वो आई क्या है? जिस समय आई में क्रोध दिख रहा है उस समय आई में आई है कि नहीं है? उस आई को देखने लग जाओ, दैट इज एटर्नल। अगेन योर लाइफ इज लिव्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट कंपल्सिवनेस। कुछ भी तुम वो हो गया, बस हो गया। मतलब किसका धक्का आया? ब्लिस शीथ का। कोई भी प्रतिक्रिया तुमसे हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे अंदर जो पड़ा है उसने धक्का मारा, तुमसे हो गया। लेकिन जब तुम कॉन्शियसली चूज कर रहे हो, आई डोंट हैव टू रिएक्ट लाइक दिस, आई डोंट हैव टू स्पीक लाइक दिस, आई डोंट हैव टू से लाइक दिस, आई डोंट हैव टू राइट लाइक दिस। जब तुम अपनी हर एक्शंस, अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज कर रहे हो, सजगता से, कॉन्शियसली मतलब जागृति पूर्वक, बस मेरे से कैसे बोल दिया गया ना मुझे पता नहीं, दिस इज नॉट कॉन्शियसनेस, दिस इज कंपल्सिवनेस। तुम जबरदस्ती कुछ कर रहे हो या तुम चुनाव करके कर रहे हो। और जब इंसान चुनाव करेगा तो उसमें तुरंत विवेक आएगा, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इन यूथ के साथ कई बार बात करती हूँ तो मैं इनको कहती हूँ, हर चीज़ से राइट, जब तुम लिखने बैठो ना उससे पहले विचार करो।
अपनी मदर को भी एक टेक्स्ट डाल रहे हो ना, थिंक व्हाट रिपरकशंस विल गो देयर। अपने फ्रेंड को भी कोई टेक्स्ट डाल रहे हो, व्हाट रिपरकशंस इट विल गो टू हर और टू मी। हर बात से पहले जब तुम विचार करके कार्य करते हो, इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन, और बिना विचार किए जब तुम करते हो, इट्स अ कंपल्सिव, जबरदस्ती का डिसीजन था। और जबरदस्ती का डिसीजन कहाँ से आता है? आनंदमयी कोश से। मतलब वही तुम्हारे अंदर पड़ा है संस्कार, इसीलिए उसका डिसीजन तुम्हारे ऊपर थोप दिया जाता है। अभी तक ब्लिस शीट हमारी राइट इक्वेशन से नहीं भरी, और अब उसमें राइट इक्वेशंस डालनी है। एट एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ यू हैव टू चूज कॉन्शियसली, मैं ये खा रही हूँ तो खाऊं कि ना खाऊं, खाने का क्या फ़ायदा है, नहीं खाने का क्या फ़ायदा है। यू मस्ट चूज, जो भी कुछ कर रहे हो यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट इट। कहने का तात्पर्य मेरा इतना है, कुछ भी तुम्हारे अंदर से जबरदस्ती बस ऐसे ही नहीं हो जा रहा, बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं ना, हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, गुस्सा हो गया मेरे से तो बाय डिफ़ॉल्ट झूठ बोल दिया हमने तो ये बाय डिफ़ॉल्ट झूठ बोलना मतलब क्या हुआ? Who has overtaken your personality? Bliss sheath, causal body, yes. लेकिन जब आप कॉन्शियसली चुनाव करते हो तब क्या होता है? तुम्हारे इस ब्लिस शीथ की इक्वेशंस बदलती है। और ये इक्वेशंस कब तक बदलनी है? जब तक ब्लिस शीथ और ब्लिस बॉडी, ये जो हमारा सोल है, इन दोनों की इक्वेशंस सिमिलर नहीं हो जाती। ये बात समझ में आती है? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? 5वें श्लोक में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न है। डू वी एग्री? कृष्ण की बात के साथ हम एग्री करते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये पूरा समझाने का कारण ये श्लोक था। ये अविनाशी आत्मा इस शरीर के अंदर बंधा कहाँ से? तो ये सत्व रजस तमस जो हमारे अंदर चल रहे हैं, उसके कारण जो हमारी इक्वेशन सेट हो रही है, उस कारण से अविनाशी आत्मा इस विनाशी शरीर के अंदर बंधता है।